वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के चारों सूबों और वफाक में हुकूमतें बन चुकी हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन ये सब इंतखाबात में धांधली और मैंडेट चोरी के जिन इल्ज़ामात के दरमियान हुआ उस सब की बाज़गश्त अभी बाकी है। मुल्क में काबिल ज़िक्र अवामी मकबूलियत रखने वाली सियासी जमात PTI अपने मुक़य्यद लीडर इमरान खान की रहनुमाई में इंतखाबी नताइज और शहबाज शरीफ के इंतखाब को मुस्तरद कर चुकी है। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान सियासत, मईशत, तालीम और सिक्योरिटी समेत तकरीबन हर अहम शोबे में बहरान का शिकार है। ऐवान में अपनी पार्टी की अक्सरियत ना होने के बाद एक कोलिशन की मदद से हुकूमत बनाने में कामयाब होने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन बहरानों से कैसे निपटेंगे? क्या अपने हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से उन्हें वो ताउन मिल सकेगा जो मुल्क को दरपेश बड़े मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर है? यही जानने की कोशिश करेंगे आज के व्यू 360 में। पाकिस्तान और ख़त्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्ज़िये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। इस्लामाबाद में आज क्या अहम डेवलपमेंट्स रहीं उस पर बात करते हैं आसिम अली राना। इस वक्त हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, वज़ीर आज़म ने हल्फ ले लिया, आज क्या फौरी तब्दीलियां आई हैं और काबीना के लिए कौन से नाम सामने हैं? जी असद, बिल्कुल इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो वहाँ पर अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं बतौर वज़ीर आज़म, जिसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पर अभी काबीना की तश्कील का जो अमल है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले वो अपनी टीम की जो है वो सिलेक्शन कर रहे हैं। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है खुर्रम तारड़ थे इससे पहले, लेकिन आज उनको तब्दील कर दिया गया और उसकी जगह असद रहमान गिलानी जो है उनको वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ काबीना की तश्कील के लिए सलाह मशवरे का अमल जारी है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM जो इनके मरकजी इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के, वो उसमें उसके साथ शामिल नहीं है। सिर्फ फिलहाल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान पर मुश्तमिल जो है वो काबीना तश्कील दी जाएगी। अहम वजारतें जिनमें वजारत खजाना, वजारत दाखिला, वजारत खारजा, इनके हवाले से मुख्तलिफ डिबेट्स जारी हैं कि इनके ऊपर कौन अफराद जो है वो वज़रा बनेंगे। वज़ीर खजाना के लिए इरशाद डार का नाम जो है, जो सेनेटर में है उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ हतमी जो है वो नहीं कहा गया हुकूमत की तरफ से। लेकिन जो कहा जा रहा है कि इन तमाम अहम वजारतों के लिए मुख्तलिफ नामों की और इनकी हतमी मंजूरी जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ देंगे और साथ उनके शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पर अपनी टीम डिसाइड करेंगे। तो अभी ये मुश्किल मरहला जारी है, इसमें टीम डिसाइड होना बाकी है। तो आसिम, जो हमने जब से ये असेंबली का सेशन शुरू हुआ है तब से हम देख रहे हैं काफ़ी तल्ख माहौल है। पिछले 2 दिनों में भी हमने इसी की तकरीबन रिफ्लेक्शन देखी। बिलावल ने मुफाहमत की बात की है एक तरफ, क्या उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और क्या कहना है बाकी जमातों का? जी बिल्कुल असद, आप कह रहे हैं कि 2 सेशन जो हुए यहाँ पे असेंबली के, जिसमें से पहला जो सेशन था जिसमें स्पीकर का चुनाव होना था और उसके बाद वज़ीर आज़म का जो चुनाव होना था, उसमें जो था बहुत तल्ख माहौल जो है वो असेंबली के अंदर देखने में आया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जिसमें अरकान शामिल हैं, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया असेंबली के दौरान। स्पीकर डाइस के सामने बार बार वो जमा होते रहे, इमरान खान की बड़ी तस्वीर के साथ वो यहाँ पर मौजूद रहे और लगातार वो वहाँ पर बराह रास्त को तनकीद करते रहे। बिलखुसूस उस वक्त ये खासी मुश्किल सूरत हाल थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि जब वज़ीर शरीफ और उनके साथ नवाज शरीफ बिल्कुल फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए थे और उनके सामने उनको वहाँ पर मैंडेट चोर समेत मुख्तलिफ जो नारे थे वो वहाँ पर उनके सामने लगाए गए और उनके लिए तकरीर करना जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब इलेक्ट हुए उसके बाद उनके लिए तकरीर करना एक मुश्किल मरहला था, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद 1 घंटा 23 मिनट की तकरीर की। आज जो था वहाँ पर इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे आज उन्होंने तकरीर की और उन्होंने तमाम सियासी जमातों को एक बार फिर मुफाहमत की दावत भी दी और उन्होंने कहा कि हमें सबको मिल बैठकर इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से काम करना चाहिए। उनका ये कहना था कि हमें अवाम ने गाली देने के लिए, एक दूसरे को गाली देने के लिए ईवान में नहीं भेजा, बल्कि हमें उन्होंने मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निकालने के लिए इस ईवान में भेजा है। इस वक्त आवाम को शदीद माली मुश्किलात का सामना है, महंगाई की वजह से आम आदमी का जो है जीना दोभर हो चुका है। तो उनका कहना था कि हमें चाहिए कि हम सब मिल बैठकर इस हवाले से जो है वहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाए। भी आज अब जो पॉलिसी हुकूमत की पॉलिसी आती है, अगर हम उसमें अपना नहीं देते तो कल को हमें उस पॉलिसी के ऊपर एतराज करने का भी हक नहीं होगा।
क्योंकि अगर हम उसमें अपना इनपुट नहीं देते और अपनी रिजर्वेशन जो है वो उनका इजहार नहीं करते, तो कल हम आवाम को भी दोबारा जाकर ये नहीं कह सकते कि हमने आपकी आवाज ईवान में उठाई है। ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिन्होंने आज आसिफ, एक खासी तवील तकरीर की। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात का जो मुतालबा है बिलावल जरदारी का जो रहा आज, उस पर रिएक्शन क्या था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर है इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और उनके समेत जो मुख्य अरकान थे, उन्होंने इस बात को खुशाइन करार दिया है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अदालती जो है वहाँ पर इसकी तहकीकात जो है बिल्कुल जो अभी धांधली हुई है उस हवाले से होनी चाहिए, और उनका कहना था कि हम इसमें भरपूर तौर पर उनके साथ हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया कि इन धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात की जाए। कोई इस्लाहात जो है वहाँ पर अभी तक वो लाने के हवाले से कोई बात जो है वो हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आई, लेकिन इसको इज्तिमाई तौर पर अगर हम कहें तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इन तमाम बातों को वेलकम किया है। आसिम, लास्ट पे अगर ये भी बताते चलें, आज की खबरों में हमने देखा कि कल रात को जो छापा पड़ा सदारती उम्मीदवार जो कि पीटीआई या उसके उनके जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से हैं, महमूद खान अचकज़ई, उनकी रिहाइशगाह पे छापा पड़ा। तो अरकान असम्बली एक तरफ बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहे हैं जिसमें वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये छापा, तो क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, आज ये गुज़श्ता रात को ये कुंवारी रोड एक है कोयटा में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 2.5 कनाल सरकारी अराजी का मसला है। बताया जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई ने मुबैना तौर पर इस सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया है और वहाँ पर एक मुसल्लह गार्ड बैठा हुआ था, जिसको कोयटा पुलिस और वहाँ की जो ज़िली इंतजामिया थी उन्होंने उस शख्स को गिरफ्तार किया और इस हवाले से तमाम कार्रवाई हुई। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इस हवाले से इल्ज़ाम आयद किया कि हमारे सदारती उम्मीदवार के घर पर जो है वो छापा मारा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जब तकरीर की तो उन्होंने इस बात की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई सदारती उम्मीदवार हैं, उनके साथ ऐसा होना बिल्कुल नामुनासिब है। लेकिन हुकूमती अरकान की तरफ से इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता हुकूमत से जो वहाँ पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम महमूद खान अचकज़ई पर लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद में जो पिछले 2 दिनों में डेवलपमेंट्स रही और ख़ास तौर पे काबीना के हवाले से काफ़ी अहम इस वक्त जो इतलात आ रही हैं कि IMF के साथ डील करने के लिए क्या मुआशी टीम बनेगी पाकिस्तान की, उस पर सारे तज्ज़ियाकार जो हैं वो नज़र रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म बने हैं। बिजनेसमैन से वज़ीर आला पंजाब और फिर 3 बार पंजाब की वज़ारत आला के बाद अब दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के सफ़र की कहानी समन खान की रिपोर्ट से जानते हैं। 23 सितंबर 1951 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा होने वाले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म का मनसब संभाला है। शहबाज शरीफ के कारोबार का सफ़र लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सदारत से 1985 में शुरू हुआ। 1988 में उन्होंने पहली बार रुकने पंजाब असम्बली बनकर फ़ौल सियासत में कदम रखा, लेकिन MPA की ये मुद्दत 1990 में असम्बलियाँ तहलील होने के साथ कबल अज़ वक्त ही ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ 1990 से 1993 के दौरान पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और फिर 1993 में रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने के बाद 1996 तक अपोजिशन लीडर के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएट शहबाज शरीफ 1997 में तीसरी बार रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने के बाद सूबे पंजाब के वज़ीर आला बने। इस असम्बली की मुद्दत 1999 में एक फौजी बगावत के बाद मुख्तसर हो गई थी। मरकज़ और सूबे में शहबाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून का तख्ता उलटने के बाद उन्होंने कैदोबंद और जिला वतनी का भी सामना किया। 7 साल की जलावतनी के बाद वो 2007 में पाकिस्तान वापस तो आ गए, लेकिन इनके खिलाफ सन 1998 में लाहौर के इलाके सब्जाजार में मावराए अदालत कत्ल के एक वाक़ये में FIR दर्ज थी। 2008 के इंतखाबात तक वो इस मुकदमे से बरी नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। 2008 में ही शहबाज शरीफ चौथी मुद्दत के लिए ज़िमनी इंतखाब में मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए और दूसरी बार पंजाब की वज़ारत आला का ताज अपने सर पर सजाया, लेकिन इस बार सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से नाफिज किया गया गवर्नर राज उनकी राह की रुकावट बना, जो अदलिया बचाओ तहरीक की कामयाबी पर बहाल हुआ।
मई 2013 के इंतखाबात में उनकी जमात मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाब होने के बाद शहबाज शरीफ मजमूई तौर पर तीसरी बार पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए। सूबे पंजाब में 3 अदवार में मजमूई तौर पर तकरीबन 13 साल सूबे के वजीर आला रहने वाले शहबाज शरीफ मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन जैसे दीगर तरक्याती मंसूबों और ब्यूरोक्रेसी में सख्त फैसलों के बाइस मेहनती मुंतजिम के तौर पर भी मशहूर हैं। 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त बरकरार रखने का फैसला करते हुए सूबे से मरकज़ में मुंतकिल हुए और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की कुर्सी पर बिराजमान हुए। बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने हिज़्ब इख्तलाफ की दीगर जमातों के साथ मिलकर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद चलाई। नतीजतन इमरान खान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए, जिसके बाद ऐवान ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब किया। साल 2024 के आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर जमातों की हमायत लेकर वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाल चुके हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद नौमुंतखब पार्लियामान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, जैसा कि अभी हमने उनका प्रोफाइल भी देखा। जबकि नवाज़ लीग के कायद और 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज़ शरीफ बतौर रुकने कौमी असम्बली पार्लियामान में मौजूद होंगे। लेकिन आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के इल्हाक से बनने वाली हुकूमत के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ क्यों नहीं है, ये जानने की कोशिश की नवीद नसीम ने। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। अगर उनको सादा अक्सरियत मिलती तो वो वज़ीर आज़म बनते, चाहे वो थोड़ी सी देर के लिए बनते या पूरे 5 साल के लिए बनते, लेकिन मेरी राय में वो एक मैसेज ज़रूर देते इस्टेब्लिशमेंट को कि ये आप हमें रोकने की भी कोशिश करते हैं, हम दोबारा आके वज़ीर आज़म बनते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है और कोलिशन गवर्नमेंट को सियासी जमातें जो है मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है, वो उसको एक कमज़ोर हुकूमत समझते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से नवाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म शायद ना बने। उनका सारा का सारा जो फोकस होगा इस बार वो होगा पंजाब। जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उसके नतीजे में उन्होंने ये देखा कि जिस तरह की कोलिशन बनने जा रही है ये स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं कर पाएगी, और फैसले नहीं कर पाएगी तो मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं होंगे तो गाली बनेगी। तो वो मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर वो गाली खाने के लिए आमादा नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ को उन्होंने धकेल के भाई को उस तरफ, मरियम नवाज़ को उन्होंने पंजाब की चीफ मिनिस्टर बना दिया है। नवाज शरीफ का 2/3 प्रोजेक्ट तो अचीव हो गया। नवाज शरीफ साहब तो देखें 2/3 मेजॉरिटी लेके भी पिछली दफ़ा अपसेट थे कि मैं ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम नहीं कर सकता जो इंटिमिडेटिंग हो, जो उनके साथ काम ना करे। तो इस वीक गवर्नमेंट में तो वो उन्हें कंफर्टेबल नहीं होना था और वो इस तरह से काम नहीं कर सकते, उनको फ्री हैंड ना मिले। तो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो फिर आंखें दिखाने लगे थे। अच्छा, वो इसलिए इसके ऊपर अप्रीहेंसिव हैं कि 3 मरतबा ये पहले हो चुका है। तीनों मरतबा उन्होंने लड़ाइयाँ मोल ली। किन से? 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, 1 को घर भेजा, 3 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। यानी जो पावर के बहुत बड़े कॉरिडोर्स हैं, जो पिलर्स हैं स्टेट के, उनके साथ आपने लड़ाई जब घर गए और किसी ने आपको दिलासा भी नहीं दिया। लिहाजा जब आपका लबो लहजा उन तक पहुंचा तो फिर उन्होंने कहा कि इनको कट टू साइज करें। इनको मकबूलियत से ज़्यादा कबूलियत का एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक रिस्क हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह की जो हुकूमत की है PDM के साथ, उसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ये जो हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त है मुल्क में, उसमें वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से चल सकते हैं और उनको कोई एज सच कंसर्न्स नहीं है कि अगर हाइब्रिड निज़ाम को ज़्यादा मजबूत किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 2 राय थी। कुछ लोग ये चाहते थे कि नवाज शरीफ आएँ और मजबूत हुकूमत बनाएं, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, एक स्प्लिट मैंडेट आना चाहिए और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए।
شاید ایک اسکیم ایسی بنائی گئی ہو کہ مسلم لیگ نون کو اتنی سیٹیں نہ دی جائیں تاکہ ان کو سادہ اکثریت ملے اور وہ ایک مضبوط حکومت بنا سکیں. تو بالکل یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو اتنی زیادہ سیٹیں نہ دی جائیں کہ ایک مضبوط حکومت بنا سکیں اور کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں. اگر نواز شریف صاحب اتنا بڑا ہنرمند نہیں ہوتے تو یہ رزلٹ نہیں آتے جو آئے. ان کو لایا گیا اسپیشلی اس کے لیے. یہ اگر نہیں آتے تو نون لیگ کا ورکر جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. دو باتیں طے ہیں. پارٹی نواز شریف کی ہے, ووٹ بینک نواز شریف کا ہے. نو بڈی کوڈ چینج اٹ. ابھی تک یہ چینج نہیں ہوا. نواز شریف کی عملی سیاست تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ایک صحت بھی نہیں ہے ان کی اور اتنا ایکٹیو بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بیٹھ کے پیچھے سے تو ظاہر ہے بیک سیٹ ڈرائیونگ تو کریں گے, ویژن تو دیں گے, لیکن شاید عملی طور پر وہ اب پرائم منسٹر یا کوئی ایسا عہدہ جو ایکٹیو ہو شاید وہ نہ لے. ہاں وہ پیچھے اپنی بیٹھ کی پارٹی کو, اپنے بھائی کو, اپنی بیٹی کو, فیملی کو ضرور گائیڈ کریں گے. پاکستان کی معاشی مشکلات پر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. اب جبکہ پاکستان میں نئی حکومتیں بن چکی صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی, کیا شریف خاندان کے سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک سے تعلقات کسی طرح سے پاکستان کو معاشی لحاظ سے مدد کر پائیں گے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے بات کی واشنگٹن بیس تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے پاکستان اور افغانستان اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ماروین وائن سے, اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم پاکستان خارجی محاذ پر سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے, اور کیا شہباز شریف کی حکومت اپنی فورن پالیسی خود بنا اور چلا سکے گی؟ ہمیں اس مرکزی نقطے کے ساتھ آغاز کرنا ہوگا کہ بالآخر سیکیورٹی پالیسی کی طرح خارجہ پالیسی بھی دراصل فوجی اسٹیبلشمنٹ کی وضع کردہ پالیسی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جسے اس وقت فوج کی زبردست حمایت حاصل ہے. حکومت کی پالیسی وہی ہوگی جو فوج چاہتی ہے. میں یہاں کسی قسم کی بڑی تبدیلیوں کی پیشگوئی نہیں کر سکتا, لیکن ہم کبھی بھی پیشگوئی نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں نئی حکومت کے دور میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. جب پاکستان کی معیشت کی بات کی جاتی ہے تو ملک کے معاشی حالات انتہائی خراب ہیں. شہباز شریف بطور وزیر اعظم کس قسم کی اقتصادی سفارتکاری کر سکیں گے at this time? I would say that the major issue that will face the new government is their relationship with the میں یہ کہوں گا کہ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا IMF کے ساتھ ان کے تعلقات, اور یہاں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو IMF کے طریقہ کار سے بخوبی واقف ہیں. لہٰذا جو بات چیت ہو رہی ہے وہ جاری رہے گی. اگر PTI کی قیادت میں حکومت ہوتی تو ہمیں یہاں کچھ اختلافات نظر آتے, لیکن اس وقت جو کچھ PTI بظاہر کر رہی ہے وہ IMF کے ساتھ بات چیت میں اس حکومت کے لیے معاملے کو مزید مشکل بنانے کی کوشش ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کی مکمل چھان بین کے بغیر قرضہ نہ دیا جائے. یہ دراصل رکاوٹ کھڑی کرنا ہے, لیکن ہم پاکستان میں ایک اپوزیشن جماعت سے یہی توقع کرتے ہیں کہ دوسری پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے ہمیں ایک مختلف پوزیشن اختیار کرنی چاہیے. As you mentioned about IMF's role and somehow PTI's letter to IMF. ایمبیسڈر, جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی PTI کے IMF کو لکھے خط کی, تو شہباز شریف کو کس طرح کی معاشی سفارتکاری کی ضرورت پڑے گی؟ آپ سمجھتے ہیں IMF اس خط پر کوئی کردار ادا کرے گا؟ IMF said that's their internal matter and they refuse to comment on that. وہ یقینی طور پر اس تنازع میں براہ راست ملوث نہیں ہوں گے کہ آیا یہ حکومت جائز ہے یا نہیں. دوسری جانب IMF کو یقیناً ملکی استحکام پر تشویش ہے. اس حقیقت پر تشویش ہے کہ اس حکومت کے لیے رکاوٹوں کی وجہ سے وہ فیصلے کرنا مشکل ہو سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے. لہٰذا وہ اس حقیقت کے بارے میں فکر مند ہے کہ الیکشن جس طرح سے ہوئے ہیں اس سے استحکام نہیں آیا. دوسری طرف وہ بنیادی وجہ جس کے باعث IMF نے پاکستان کے لیے اپنے قرض کے پروگرام کی فراہمی جاری رکھی ہے وہ ایسے خدشات ہیں جو ابھی بھی برقرار ہیں. تو اس سے IMF کے ساتھ بات چیت میں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ اس سے IMF کے پاکستان کے ساتھ معاملات میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے گی. پاکستان کے مسائل بہت بڑے ہیں.
So, Ambassador, when we look at Sharif family's relation with Saudis and Qataris, کیا شریف خاندان کے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ تعلقات پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکلنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ This economic turmoil when we talk about Shehbaz Sharif's government? Yes, when it comes. ہاں یہ ہوگا. خلیج کے ممالک اور بالخصوص سعودی عرب کی بات کی جائے تو یہ حقیقت ہے کہ یہاں ایک حکومت ہے جس کی قیادت مسلم لیگ نون کر رہی ہے، جس کے سعودی عرب کے ساتھ نسبتاً خوشگوار تعلقات رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ شریف خاندان کے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں کے حکمران اس نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. غالباً وہ ایسا ہی نتیجہ دیکھنا چاہتے تھے. نئی حکومت سے مجھے توقع ہے کہ ہم اقتصادی طور پر کچھ نئے اقدامات کریں گے، لیکن نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی لانا، معیشت کی تنظیم نو کرنا، یقیناً اس کی توقع نہیں کی جانی چاہیے. So, Ambassador, on security front, when we are looking at security کے فرنٹ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو شہباز شریف پڑوسیوں اور خاص طور پر افغانستان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ انہیں ایسے فیصلے کرنے دے گی جو کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں؟ And would establishment give him that space to act at his own? The military has made its position very clear that فوج نے اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی اور افغانستان کو اس کے آپریشن کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے کی ان کی مسلسل صلاحیت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہے، اور خاص طور پر جنرل منیر نے اس پر انتہائی سخت موقف اختیار کیا ہے. تعلقات میں اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آئے گی جب تک کہ کابل پاکستان کے مفادات کے لیے زیادہ سازگار ماحول پیدا نہیں کرتا. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئے. دوسری طرف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کتنے خراب ہوں گے اس کی واقعتاً کچھ حدود ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ واقعی ایک متنازع سرحد بن جائے. دوسری طرف کابل میں حکومت کے ساتھ فوج کی ناخوشی بہت واضح ہے اور وہ اسے جاری رکھیں گے، اور میرے خیال میں بہتری کے لیے یہاں گنجائش کم ہے. اس وقت کابل حکومت نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ پاکستان کی باتوں کو سن رہی ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے دوستوں سے منہ موڑنے والی نہیں ہے، یعنی ٹی ٹی پی سے، جو کہ گزشتہ 20 سالوں میں ان کی وفادار شراکت دار رہی ہے. لہٰذا حکومت اس معاملے میں فوج کو آگے رکھے گی. اب بھارت مختلف رخ پیش کرے گا، اور یہاں ہمیں جو دیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت ماضی میں جو کچھ کرتی رہی ہے اسے دہرائے گی، یعنی وہ نئی دہلی سے روابط قائم کرے گی. شریف ہمیشہ مزید بات چیت کے خواہش مند اور بھارت کے موقف پر کسی حد تک نرم رویہ اختیار کرنے پر آمادہ رہے ہیں. ہم نے حال ہی میں جنرل منیر سے جو کچھ سنا ہے وہ بھارت کے خلاف سخت گیر پالیسی کا اعادہ ہے، اور اسی طرح اس مسئلے پر ہم دونوں کے درمیان کچھ اختلافات دیکھ سکتے ہیں. معاشی فرنٹ پہ بھی SIFC کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید کچھ متحرک کر سکے پاکستان میں انویسٹمنٹس کے حوالے سے. جو سازگار فضا ہے وہ شاید بن سکے، لیکن اس پہ کرٹیسزم بھی آن دا ادر سائڈ کافی حد تک جاری ہے. اس کے علاوہ IMF کی ریکمنڈیشنز کے حوالے سے اگر ہم معاشی فرنٹ پہ بات کرتے ہیں تو بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس اصلاحات لانے کی بات کی جا رہی ہے IMF کی طرف سے، جو کہ FBR کو ریکمینڈ کی گئی ہیں چیزیں، جس میں 18% کا GST اکراس دا بورڈ اگر ہوتا ہے تو اس سے کیا امپیکٹ آئے گا، دیٹ اسٹل ہیز ٹو بی سین. اس پہ ہم اپنا انالیسز آنے والے شوز میں رکھیں گے. لیکن 1.3% آف GDP جو کہ تقریباً 1300 ارب روپے کے لگ بھگ ایک اماؤنٹ بنتی ہے، وہ شاید پاکستان کے ٹیکس سسٹم میں جنریٹ کرنے کی گنجائش ابھی باقی ہے، یہ ماننا ہے IMF کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا شو. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.